दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा देश मानने वाले लोग, दुनिया में खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार मानने वाले देश, चाहे पश्चिम के देश हो या पूरब के देश हो, जो लोग मानते हैं भारत अनपढ़ों का देश है, भारत अशिक्षितों का देश है, भारत के लोगों को लोकतंत्र क्या समझ में आ सकता है, मैं दुनिया के पंडितों को कहता हूं, कल्पना कीजिए लोकतंत्र क्या होता है। भारत के सामान्य मानवी की रगों में लोकतंत्र कैसे घुल मिल गया है। अगर यह लोकतंत्र की ताकत न होती, हर मतदाता को अपने वजूद का पता न होता, अपने वोट की ताकत क्या होती है, ये भारत के मतदाता को पता न होता, तो ये जनसागर ऐसी चमचमाती धूप में कभी नहीं आता। अमेरिका जैसे देशों में एयर कंडीशन कमरों में 2, 4, 5 हजार लोगों की भीड़ में लोकतंत्र की बातें होती है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यहां के सामान्य व्यक्ति की समझदारी से जुड़ी हुई है और ये सदियों की परंपरा का परिणाम है। और ये दृश्य मैं आपको नमन करता हूं, लोकतंत्र की उत्तम परंपराओं को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये चमचमाती धूप में आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं ये तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों, 27 अक्टूबर को बिहार की पटना की महारैली में आने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस दिन बिहार ने मुझे इतना प्यार दिया था, इतना प्यार दिया था, मैं कहता था बिहार ने मुझे जीत लिया है, बिहार ने मुझे अपना बना लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, उन बम धमाकों के बीच से खून बह रहा था, लोकतंत्र के सिपाही मारे जा रहे थे। बिहार का भला करने के लिए सपने देखने वालों को बम धमाकों से भून दिया गया था, मार दिया गया था। ये द्वारकाधीश की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि द्वारिका से आए हुए एक बेटे को ईश्वर ने बचा लिया। अगर ईश्वर की कृपा न होती तो शायद आज मोदी आपके बीच में नहीं होता। और जिस दिन 27 अक्टूबर को बिहार की धरती पर ईश्वर ने मेरी रक्षा की है, तो ये बिहार की धरती ही है जो 16 मई को मुझे विजय दिलाने वाली है। भाइयों बहनों,
कोई मुख्यमंत्री हो, अपने इलाके में आता हो जाता हो, कोई प्रधानमंत्री हो, वो सरकारी काम के हिसाब से जाता हो आता हो, लेकिन बिहार के भाइयों बहनों, आपके लिए न मैं मुख्यमंत्री हूं, न मैं प्रधानमंत्री हूं। मेरे शब्द लिख के रखिए मेरे बिहार के भाइयों, आपके लिए न मैं मुख्यमंत्री हूं, न मैं प्रधानमंत्री हूं। आपने मुझे प्यार देकर के जीत लिया है, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। और भाइयों बहनों, अब तक जो मतदान हुआ है, इससे दो बातें साफ हो गई हैं। दो बातें साफ हो गई हैं। जहां जहां मतदान हो गया, उन मतदाताओं ने दो काम पक्के कर लिए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई। नहीं बच सकती। लालू जी भी नहीं बचा सकते। पर्दे के पीछे मदद करने वाले तीरंदाज भी नहीं बजा सकते। हिंदुस्तान के किसी कोने में से अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अब तक जो मतदान हुआ है, उसमें ये काम हो गया है। उनका भविष्य डब्बे में बंद हो चुका है। अब तक जो मतदान हुआ है, उन्होंने एक और भी बढ़िया काम किया है। जैसे मां बेटे की सरकार को निकाला, वैसे नई सरकार के लिए मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। 16 मई को नई सरकार बनाने का शिलान्यास अब तक मतदाता कर चुके हैं। अब जिन्हें मतदान करना बाकी है, उनके पास एक छोटा सा काम बाकी रह गया है। करोगे पूरा? पूरा करोगे? बहुत छोटा काम बाकी है, पूरा करोगे? अब इतना ही, सरकार तो नहीं आनी तय हो गई है, पक्का तय हो गई है। आपका काम है मजबूत सरकार लाना। आप मुझे बताइए भाइयों, आपको कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसकी सरकार चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। क्या हमें दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए? क्या हमें दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चाहिए? क्या हमें दिल्ली में अस्पताल में जीने वाली सरकार चाहिए? क्या हमें दिल्ली में मां बेटे के ऑक्सीजन पे चलने वाली सरकार चाहिए? क्या हमें दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, इतने बड़े देश को अगर चलाना है, ढीली ढाली सरकार नहीं चल सकती। आप मुझे बताइए भाइयों, आपके इलाके में अगर ढीला ढाला दरोगा हो तो आपको अच्छा लगता है क्या? ढीला ढाला दरोगा भी पसंद आता है क्या? तुरंत आपका मन करता है ये क्या आ गया? करता है कि नहीं करता है? आपको दरोगा भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं,
और मास्टर जी में दम नहीं है ना, तो बच्चा आकर के मां को शिकायत करते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे शिक्षक में दम नहीं है। ना कहता कि नहीं कहता है? बच्चे को भी दम वाला टीचर लगता है, इलाके को भी दम वाला दरोगा लगता है। तो इतने बड़े देश को मरी पड़ी सरकार से क्या होगा भाइयों? मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज उस धरती पर आया हूं जिसके साथ दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए एक भगवान जैसा नाम है, कर्पूरी ठाकुर। ये कर्पूरी ठाकुर की भूमि में आया हूं। भाइयों बहनों, सामान्य परिवार में से पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर जीवन भर जब भी काम करने का जहां भी मौका मिला, वो गरीबों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, इनके कल्याण के लिए वो सदा सर्वदा प्रयास करते थे। भाइयों बहनों, इस भूमि से मैं कर्पूरी ठाकुर की आत्मा जहां हो वहां मैं आज उनको प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे शक्ति दें, आप मुझे आशीर्वाद दें, जो काम आप अधूरा छोड़ के गए हैं उसको पूरा करने की मुझे ताकत दें, ताकि मैं दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का कुछ कल्याण करके उनकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकूं। और कर्पूरी ठाकुर मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो किसको देंगे? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। देखिए, हमारा देश ऐसा है, भाइयों बहनों, हमारा देश ऐसा है कि जो कोई गलती करे तो माफ करने के लिए तैयार होता है, कोई चूक हो जाए तो माफ करने के लिए तैयार होता है, लेकिन कोई दोगलापन करे, ठगी करे, ये देश कभी माफ नहीं करता है। आप मुझे बताइए, बिहार में लालू जी के साथ मां बेटे का गठबंधन है कि नहीं है? वे मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं ना? लालू जी को जेल से बाहर लाने के लिए मां बेटे ने मदद की है कि नहीं की है? सब किया है। तो क्या कारण है कि मंच पर मां बेटा लालू जी के साथ बैठने से इनकार क्यों करता है? क्यों इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारे में? पर्दे के पीछे सारे खेल खेलने, सारी मलाई खानी है, सारे कारोबार करने हैं, लेकिन जनता के बीच में मां और बेटे बिहार में आते हैं, सूचना भेजते हैं, खबरदार लालू जी मंच पे मत आना, हमारे बगल में मत बैठना, हमारे साथ फोटो मत निकालना, वरना पूरे हिंदुस्तान में हमारा सफाया हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये झूठ है कि नहीं है? ये फरेब है कि नहीं है? ये पाप है कि नहीं है? ये आपके साथ धोखा है कि नहीं है? ये ऐसे धोखेबाजों के साथ लोकतंत्र में उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, देश को एक मजबूत सरकार दीजिए। मेरे गुजरात में
ये जो आदिवासी इलाका है वो बेचारे पहले खेती करते तो साल में 12,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाते थे। वहां पानी था, जैसे यहां आपके पास बहुत नदियों की जाल है, लेकिन उनको मैनेजमेंट आता नहीं है, इसलिए नदियों में बाढ़ आती है, तबाह हो जाते हो आप। हमारे यहां उस इलाके में पानी है, तो हमने पहले काम किया, पानी का सही उपयोग करने के लिए सारी व्यवस्था खड़ी की। बाद में मैंने मेरे यहां से आदिवासियों को फिनलैंड भेजा, फिलीपींस भेजा, अलग अलग देशों में भेजा, और आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे, केले की खेती आधुनिक कैसे हो ये देखने के लिए, सीखने के लिए भेजा। वो वहां सीख करके आए। फिर वहां से भी लोगों को मैंने बुलाया, हर खेत में जाकर के ट्रेनिंग की। बाद में विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया। समझौता ये किया कि भाई इतने एकड़ की जमीन है, अगर केले अच्छे होते हैं तो इतने होंगे। तो वो पहले से किसान को एडवांस में पैसे दे देते हैं और किसान केले की खेती करता है और फिर वो केले ले जाते हैं। और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और नष्ट हो गया तो भी किसान को पूरे पैसे मिलते हैं, पूरे पैसे मिलते हैं। इतना ही नहीं भाइयों, इतना ही नहीं, एक बार मेरे आदिवासी किसान मुझे मिलने आए, बोले मोदी साहब हमारे इलाके में जरा रोड ठीक करवाइए। मैंने कहा यार इतना बढ़िया रोड है, तुम्हें क्या कम पड़ रहा है? नहीं बोले बढ़िया तो है, एकदम हमारे गुजरात के आखिरी कोने पर। बोले बढ़िया तो है, लेकिन हमें तो पेवर रोड चाहिए, पेवर रोड। आदिवासी मुझे कह रहा है मुझे पेवर रोड चाहिए। आपके बिहार में तो पेवर रोड क्या होता है मालूम नहीं होगा, ये हाल करके रखा है जी। भाइयों बहनों, पेवर रोड आना चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे पेवर रोड को? उसने जो मुझे बताया वो यहां के किसान के लिए काम की बात है। उसने कहा साहब हम केले की खेती करते हैं और रोड अगर ऐसा ऐसा है और गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है तो केले दब जाते हैं और 20% केले गाड़ी में ही खराब हो जाते हैं। हमारी कमाई पानी में जाती है। अगर रोड अच्छे होंगे तो हमारे केले सुरक्षित जाएंगे, हमारी आमदनी बढ़ेगी। भाइयों बहनों, हमने 1 महीने के भीतर भीतर सारे रोड का काम कर दिया। आज मेरा किसान सुखी हो गया। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, जब धरती पे काम करने वाला इंसान होता है, जनता के साथ जुड़ करके काम करने वाला इंसान होता है, किसानों की भलाई के लिए जीने वाला इंसान होता है, कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, मुझे गांव की जिंदगी को बदलना है, मुझे किसान की जिंदगी को बदलना है, मुझे नौजवानों के अरमानों को पूरा करना है। भाइयों बहनों, बिहार, कभी कभी तो मुझे गुजरात वालों की ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या आती है। गुजरात में लक्ष्मी जी तो आई, लेकिन उतनी मात्रा में सरस्वती जी नहीं आई। सरस्वती जी नहीं आई। बिहार तो भाग्यवान है जिस पर मां सरस्वती का आशीर्वाद है। यहां के नौजवान इतने तेजस्वी हैं, इतने ओजस्वी हैं। आप पूरे देश में जाइए, आईएएस बिहारी मिलेगा, आईपीएस बिहारी मिलेगा। कितने तेजस्वी नौजवान। अब सरस्वती से चलने वाला नहीं है, सरस्वती के साथ लक्ष्मी जी भी चाहिए। और भाइयों बहनों, लक्ष्मी जी तो कमल के बिना नहीं आती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, कमल पर निशान बटन दबा करके, भारी मतदान करके मजबूत सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को बिहार की सारी सीटें दीजिए। कांग्रेस का, तीरंदाजों का, लालटेन वालों का खाता नहीं खुलना चाहिए।